आज के वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लूप। और लूप हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आने वाला है और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्विच करके पाइथन की तरफ मूव कर रहे हैं तो भी आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी की हो, चाहे वो हमारा C++, जावा, .NET, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करके अभी पाइथन की तरफ स्विच कर रहे हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लोगों ने कहीं ना कहीं लूप का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, ज़रूर सीखा होगा। बट क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में इजी टू अंडरस्टैंड है, तो यहाँ पे लूप को भी थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की गई है। किस तरह से? देखिए, अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम टाइप ऑफ लूप के बारे में बात करें कि लूप कितने तरह के होते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली हमारे 3 तरह के लूप्स काम कर रहे होते हैं। एक होता है, तो 3 लूप हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। बट पाइथन के बारे में अगर हम बात करें तो पाइथन में सिर्फ हमारे पास 2 लूप आते हैं, एक हमारा फॉर लूप होता है और एक हमारा व्हाइल लूप होता है। टू व्हाइल लूप को एलिमिनेट कर दिया गया है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो पाइथन के अंदर सिर्फ हम 2 लूप के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक लूप हम अभी कवर करेंगे, अभी समझेंगे। देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लूप को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लूप इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं। लूप को बेसिकली इस्तेमाल करने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग किसी भी लाइन ऑफ कोड को जब एक से ज़्यादा बार रिपीट करना चाहते हैं, जो कि सेम कोड है, अगर हम उसको बार बार रिपीट करना चाहते हैं या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक ही कोड को बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो उस केस में हम लोग लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूप की मदद से क्या होगा कि हम सेम लाइन ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स जितनी बार हम चाहते हैं उतनी बार उसको रिपीट कर सकते हैं। बट पाइथन के अंदर लूप को रन करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, हमें एक लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लिस्ट की रिक्वायरमेंट से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे? हमारा मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है L इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, यानी कि लिस्ट को आप थोड़ा सा इस तरह से समझ के चलेंगे फिलहाल के लिए कि ये एक तरह से एक एरे है जो कि एक सिंगल वेरिएबल के नाम के साथ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और हर एक वैल्यू जो हमारे लिस्ट के अंदर आती है उसका एक इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर के बारे में भी आप पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे, उसको इस्तेमाल कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, जो कि बिल्कुल बिगनर है, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कोई अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी हम इसको उसी हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, इंडेक्स वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई इस तरह की लिस्ट बनाएंगे, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये दिस इज कॉल्ड लिस्ट। तो जब भी इस तरह की हम लोग लिस्ट बनाएंगे तो जीरो से हमारी हमेशा इंडेक्स वैल्यू शुरू होगी। मतलब ये जो सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी हुई है, ठीक है, तो ये जो 1 है इसका इंडेक्स वैल्यू जो है वो हमारा 0 है। 2 जो लिखा हुआ है इसका इंडेक्स वैल्यू जो है हमारा वो 1 है। इसी तरह से 2 3 4, यानी कि जो लास्ट वैल्यू है इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू का मतलब क्या है? इंडेक्स वैल्यू का मतलब ये होगा कि एल नाम की जो मैंने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का एड्रेस क्या है। सपोज अगर मैं 3 के एड्रेस के बारे में बात करूं तो 3 का एड्रेस क्या होगा? 3 का एड्रेस होगा L2। L2 कैसे है? तो L तो हमारे लिस्ट का नाम हो गया और 2 क्या है? इंडेक्स वैल्यू किसका? 3 का। कैसे? 1 का इंडेक्स 0, 2 का इंडेक्स 1 और 3 का इंडेक्स 2। ठीक है, तो L2 जो होगा वो हमारे 3 का इंडेक्स नंबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे प्रिंट, मैं आपको जनरली फिलहाल करके दिखा रहा हूँ बस, ये L और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 को प्रिंट करेंगे, तो देखिए अब मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूंगा तो प्रोग्राम को रन करने में मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है? तो देखिए मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल गया 3। इसका मतलब सेकंड इंडेक्स नंबर पे वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए करके दिखाया ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि इंडेक्स वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो इंडेक्स वैल्यू का मतलब होगा कि एल वेरिएबल के अंदर, एल लिस्ट के अंदर किस वैल्यू को किस एड्रेस पे स्टोर किया गया है वो हमारा इंडेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली। अब मुझे क्या करना है? मुझे अपने सारे के सारे जो वैल्यूज हैं, जो एलिमेंट मैंने अपनी लिस्ट के अंदर स्टोर किए हुए हैं, मुझे इन सबको प्रिंट करना है।
तो इन सबको प्रिंट करने के लिए मैं या तो बार बार लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के ब्रैकेट में L0, L1, L2, L3, L4, ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस चलाऊंगा। अभी मेरे पास जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर तो सिर्फ मेरी 5 वैल्यूज हैं जो कि 0 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक है। लेकिन अगर मेरे पास आगे आने वाले प्रोग्राम के अंदर 1000 वैल्यूज की कोई एक लिस्ट है या 10,000 वैल्यूज की कोई लिस्ट है, तो वहां पे मुझे लाइन ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। मुझे बार बार प्रिंट में लिखना पड़ रहा है एल इंडेक्स नंबर, फिर एल इंडेक्स नंबर, बार बार एक ही लाइन को प्रिंट करना पड़ रहा है। मैं इस तरह के काम के लिए क्या करता हूँ, लूप का इस्तेमाल करता हूँ। कैसे? मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फोर आई इन एल, और मैं लगाऊंगा यहाँ पे कॉलन, और अगली लाइन में मैं कर दूंगा यहाँ पे प्रिंट आई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो है हमने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होगा, फोर आई इन एल का मतलब होगा आई हमारा एक ऐसा वेरिएबल है जो कि बाय डिफॉल्ट 0 से काउंट करना शुरू करेगा और कहाँ तक जाएगा, वहां तक जहां तक मेरे एल के अंदर एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। यानी कि आई की वैल्यू सबसे पहले 0, तो ये चेक करेगा कि क्या एल के 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू है। अगर है तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू को आई वेरिएबल के अंदर फोर लूप के बॉडी के अंदर लेके आएगा। ठीक है, और ये उसको प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 0 की जगह 1 हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा 1 इन एल, यानी कि क्या 1 इंडेक्स एल के अंदर प्रेजेंट है। अगर है तो ये उसकी वैल्यू को अंदर लेके आएगा और फिर से उसको प्रिंट कर देगा, और एंड सो ऑन। ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी 4 तक, और 4 तक उसको प्रिंट करके जब ये 5 पे जाएगा तो ये देखेगा कि 5 नंबर का तो कोई इंडेक्स नंबर है ही नहीं लिस्ट के अंदर, तो ये उसको प्रिंट नहीं करेगा और प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं इसको रन करता हूँ, तो इसने क्या किया, देखो यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। राइट, तो इस तरह से हमारा फॉर लूप काम करता है। अच्छा, इसमें एक चीज और हमें समझनी है, क्या कि जो हमने एल नाम की लिस्ट बनाई है, जरूरी नहीं है कि इसमें 1 2 3 4 5 या इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू ही होनी चाहिए, या जैसे हमारे C++ या दूसरे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम एरे का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे एरे के अंदर क्या होता है, वहां पे एरे के अंदर हम सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू ही स्टोर करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर 1, 2.5 अगर मैंने लिखा, तो 2.5 भी हमारा एक वैल्यू है। अगर मैंने डबल कोट के अंदर हेलो लिखा जो कि एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो वो भी एक वैल्यू मानी जाएगी। और अगर मैंने कोई बूलियन वैल्यू को लिख दिया ट्रू या फॉल्स, जो कि हम जानते हैं, तो वो भी एक वैल्यू की तरह कंसीडर की जाएगी। और यहाँ पे भी, इस केस में भी, हमारे हर एक वैल्यू का इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होगा और जहां तक हमारी वैल्यूज है लिस्ट के अंदर वहां तक जाएगा। यानी कि 1 जो लिखा हुआ है इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 होगा। 2.5 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1 होगा। ये जो हेलो लिखा हुआ है इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2 होगा, और इसका 3 होगा। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूंगा तो मेरे वैल्यूज को प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले इसने 1 को प्रिंट कर दिया, फिर 2.5 को प्रिंट कर दिया, फिर हेलो को प्रिंट कर दिया, और फिर इसने फाइनली बुलियन वैल्यू यानी कि ट्रू को भी प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम कोई भी एक लिस्ट बना सकते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद मैं अपने फॉर लूप को एक लिस्ट के ऊपर रन कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्या फॉर लूप को चलाने के लिए मुझे पहले से कोई एक लिस्ट होनी जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, और एक लिस्ट बनाने के बाद मुझे फॉर लूप को उस लिस्ट के ऊपर रन करना पड़ा। अगर मेरे पास ये लिस्ट नहीं है तब क्या होगा, तब हमारे पास एक नया फंक्शन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या काम करेगा, देखिए मैं इसको सबसे पहले तो कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम बात करेंगे रेंज फंक्शन के बारे में। तो देखिए, रेंज फंक्शन बेसिकली क्या होता है, रेंज फंक्शन भी इनडायरेक्टली हमें एक लिस्ट ही जनरेट करके दे रहा होता है। राइट, बट कंडीशन इज दैट कि रेंज फंक्शन जो लिस्ट जनरेट करके देता है वो एक न्यूमेरिकल लिस्ट होती है, और वो लिस्ट एक पैटर्न में ही जनरेट करता है। किस तरह से करता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा फोर आई इन रेंज 10, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया आई को। राइट, हमने क्या किया, फोर आई इन रेंज। अब जहाँ पे हम लिस्ट का नाम लिख रहे थे, क्योंकि अब इस बार तो मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, तो जहाँ पे मैं लिस्ट का नाम लिख रहा था वहां पे मैंने क्या लिख दिया, वहां पे मैंने रेंज फंक्शन को लिख दिया, और रेंज फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 10। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा
कि रेंज फंक्शन जो ये है, ये जो हमने यहाँ पे जो इतना लाइन ये लिखी हुई है लाइन, ये मुझे एक लिस्ट जनरेट करके देगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक मुझे एक लिस्ट जनरेट करके देगा। 0 से लेके 9 तक क्यों दिया, 10 तक क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब रेंज फंक्शन भी हमें लिस्ट ही जनरेट करके दे रहा है तो वो लिस्ट का सबसे पहले वैल्यू में इंडेक्स नंबर भी तो 0 होगा, और अगर लिस्ट का इंडेक्स नंबर 0 है तो ब्रैकेट के अंदर हम जो वैल्यू देंगे उसमें से ऑलरेडी एक कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो वो 9 तक जाएगा, मैं यहाँ पे 11 लिखता तो 11 की जगह वो 10 तक जाता। ठीक है, और अगली लाइन में सेम कॉन्सेप्ट, हमने प्रिंट कर दिया आई को। तो यहाँ पे आप ये मान के चलेंगे कि रेंज फंक्शन की जगह क्या आ रहा है, एक लिस्ट आ रही है जिसमें 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, तो रन करते देखिए क्या हुआ, इसने 0 से लेके इंडेक्स नंबर से प्रिंट करना शुरू किया लिस्ट को, और ये 9 नंबर तक चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, रेंज फंक्शन का इस्तेमाल भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। कैसे, चलिए सपोज मान लीजिए मैं इसी प्रोग्राम के अंदर ये 2 लाइन का जो मेरा कोड है इसी में मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर दे दिए, एक 10 दे दिया और एक मैंने यहाँ पे 15 दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं 2 पैरामीटर देता हूँ तो क्या होगा, तो हमारा जो 10 माना जाएगा वो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू माना जाएगा, और जो 15 होगा वो हमारा एंडिंग वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 10 लिख रहा था तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, देखिए मैं यहाँ पे आउटपुट में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या थी, 0 थी। लेकिन अगर हम 2 पैरामीटर देते हैं तो पहली वैल्यू जो होगी वो स्टार्टिंग एलिमेंट माना जाएगा, स्टार्टिंग वैल्यू मानी जाएगी, और जो सेकंड वैल्यू हम देंगे यहाँ पे वो हमारा एंडिंग वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो हम 10 से लेके 15 तक की एक लिस्ट को जनरेट कर रहे हैं और उसमें आई को प्रिंट कर रहे हैं। तो अब आउटपुट यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या हमारी जो वैल्यू आउटपुट में आएगी वो 10 से लेके 15 तक आएगी या 10 से लेके 14 तक आएगी, ये आपको सोचना है। वीडियो को पॉज करेंगे, 1 मिनट का समय लगाएंगे, इसको सोचेंगे, और सोचने के बाद जो आपको आंसर लगता है उस आंसर को पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, और फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करके चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, और मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट लेवल अगर आप चीज़ों को सीख रहे हैं और आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए प्रोग्राम को जब हमने रन किया तो हमारा जो आउटपुट आना शुरू हुआ वो 10 से शुरू हुआ और कहाँ तक आया, 14 तक आया। 14 तक क्यों आया, क्योंकि 10 से इंडेक्स नंबर शुरू हुआ था और जो 15 है वहां तक जाके एक कम तक इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब इसी में अगर एक और मॉडिफिकेशन हम करके देखें तो क्या होगा, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे 15 की जगह डाल दिया 20 और कॉमा लगा के एक और वैल्यू पास कर दी। इस बार मेरा स्टार्टिंग वैल्यू भी है, एंडिंग वैल्यू भी है, बट ये 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब होगा हमारा स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू अगर मैंने 2 लिखा हुआ है तो एवरी सेकंड स्टेप, हर दूसरे कदम पे जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंट किया जाएगा। अगर मैं 2 की जगह 3 लिखता तो एवरी थर्ड स्टेप, यानी कि हर तीसरी वैल्यू किससे बीच में, स्टार्टिंग वैल्यू से एंडिंग वैल्यू के बीच में। यानी कि जब हमने यहाँ पे 2 लिखा तो मेरा आउटपुट में सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। फिर एवरी सेकंड स्टेप है, यानी कि 10 के बाद 11 को स्किप कर दिया जाएगा और 12 प्रिंट होगा। फिर 13 को स्किप कर दिया जाएगा, 14 प्रिंट होगा। फिर 15 को स्किप कर दिया जाएगा, 16 प्रिंट होगा। और इस तरह से ये कहाँ तक लेके जाएगा, 20 तक लेके जाएगा। अब फिर से सेम क्वेश्चन है मेरा आप सब लोगों के लिए कि अब मेरा जो आउटपुट है वो कहाँ तक आएगा, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएगी। वो वैल्यू सबसे पहले आप गैस करेंगे, और गैस करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और उसके बाद जाके आप लोग यहाँ पे अपना आंसर चेक करेंगे। राइट, चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं एक बार। तो देखिए क्या हुआ, 10, उसके बाद 11 को स्किप कर दिया गया, 12, फिर 13 को स्किप किया, 14, फिर 15 को स्किप किया, 16, फिर 17 को स्किप किया, 18, फिर 19 को स्किप करके क्या आना था, 20 आना था। बट 20 तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ही लिखी हुई है, एंडिंग वैल्यू। तो 20-1 यानी कि एक कम तक चलेगा, तो ये 20 को प्रिंट इसने यहाँ पे नहीं किया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 21 कर दूं तो ये मुझे 20 को भी प्रिंट करके दे देगा। देखिए इसने मुझे यहाँ पे 20 को भी प्रिंट करके दे दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि 21 माइनस
1 यानी कि 20 तक हमारे लूप को रन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने रेंज फंक्शन को चला सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर 2 की जगह 3 दे देता हूँ तो एवरी थर्ड स्टेप, जो कि मैंने आपको बताया था, तो एवरी थर्ड स्टेप में 10, 11, 12 को स्किप कर दिया गया, 13 प्रिंट किया। उसके बाद 14, 15 को स्किप कर दिया गया, 16 प्रिंट किया। फिर 17, 18 दो को स्किप करके हर तीसरी एलिमेंट पे जाना था, तो इसलिए उसने 19 को प्रिंट किया। और 19 के बाद क्या आना था, 20, 21, और उसके बाद 23 प्रिंट होना था। बट 21 मेरी एंडिंग वैल्यू है, तो ये इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो इसने इसको 19 पे ही लूप को एंड कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने लूप के अंदर रेंज फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हमें कहा गया कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि आपको काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो काउंटिंग प्रिंट करने के लिए हम स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दे सकते हैं। अगर मुझे स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही शुरू करनी है, तो मैं यहाँ पे 0 से शुरू करने के लिए सिर्फ एंडिंग वैल्यू दूंगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही 0 से शुरू हो जाएगी। और अदरवाइज अगर मुझे स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू चाहिए मेंशन करनी है, तो रेंज फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर्स देंगे, तो वो स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू के हिसाब से हो जाएगा। हाँ, अगर हम चाहें तो यही काम यूज़र से वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। यूज़र से वैल्यू लेंगे और उसको यहाँ पे रेंज फंक्शन में एज अ वेरिएबल हम मेंशन करेंगे, तो वो काम भी हमारा हो जाएगा। देखिए मैं आपको ये चीज़ करके भी दिखा देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं सपोज मान लीजिए a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर स्टार्टिंग नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर दे दिया एंड b इज इक्वल्स टू एंटर एंडिंग नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे रेंज फॉर लूप लगाया, फॉर लूप रेंज फंक्शन मेंशन किया और आई को प्रिंट कर दिया। अब इस प्रोग्राम को अगर हम ध्यान से समझें तो देखो शुरू की जो दो लाइनें हैं, इन दो लाइन के अंदर तो हमने कुछ भी नया नहीं किया। हमने यहाँ पे यूजर से वैल्यू ली है, इंटीजर में कन्वर्ट करके उनको स्टोर कर लिया। अब हमने स्टार्टिंग वैल्यू जहाँ पे लिखते थे वहाँ पे लिखा a, और एंडिंग वैल्यू जहाँ लिखते थे वहाँ पे हमने लिखा b+1। b+1 क्यों लिखा, क्योंकि जो एंडिंग वैल्यू यूजर देगा अगर हम उसको भी इंक्लूड करना चाहते हैं अपने एग्जीक्यूशन में, अगर हम उसको i के साथ एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। अगर हम उसको +1 नहीं करते हैं तो वो उसमें से एक कम कर देगा ऑटोमेटिकली, तो वहाँ तक चलेगा, राइट। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। इसने मुझसे क्या मांगा, एंटर स्टार्टिंग वैल्यू, मैंने लिखा यहाँ पे 10, एंडिंग वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा 20। तो देखिए 10 से लेके 20 तक, देखिए यहाँ से शुरू हुआ मेरा 10 से लेके और लास्ट में 20 तक इसने मुझे आउटपुट निकाल के दे दिया, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और लूप एग्जीक्यूट करके हमारा इस तरह से यूज़र से वैल्यू लेके भी चल सकता है, ठीक है। तो होपफुली मुझे लगता है कि लूप में, फोर लूप के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो फोर लूप में इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है, काफ़ी है। होपफुली मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को फोर लूप का एग्जीक्यूशन, रेंज फंक्शन का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फॉर लूप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप गूगल पे भी चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे लूप के ऊपर बनाने के लिए। तो आप उनको बना के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, लूप को चला के देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। कोई लूप के ऊपर क्वेश्चन ऐसा आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख के मेरे को दे दीजिए। मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको यूट्यूब पे अपलोड करके प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसको सॉल्व करके उसको समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से। कोई डाउट या कन्फ्यूज़न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के भेज सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।